Hi guys, today we are going to start paper number 5 of CA final level, strategic cost management and performance evaluation. Now this whole subject is divided in the two part. One is strategic cost management and the second one is performance evaluation. सबसे पहला हम ये जानेंगे कि क्या कहते हैं स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन क्या है, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को आने की क्या ज़रूरत हुई, क्या हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या ऐसी दिक्कतें थीं जिसकी वजह से स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ने टेक ओवर करा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को। देन हम ये जानेंगे कि हमने स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करके अपनी एंटिटी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी अचीवमेंट तो ले ली, बट अब उसको हम इवेल्युएट कैसे करें। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है कॉस्टिंग में, वो हमारा दूसरा पार्ट है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का। सो इन दिस क्लास हम कुछ भी ऐसा टेक्निकली टर्म पे नहीं जाएंगे और ना ही कुछ ऐसा फर्दर डिस्कस करेंगे कि कहते हैं स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन क्या है, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, क्या क्या टॉपिक है, कितना वेटेज किस चैप्टर का है, कितना चैप्टर को टाइम डिवोट करना चाहिए, कैसे अप्रोच करें सब्जेक्ट को। टुडे आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि हम इस स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन क्या है, दैट्स इट। हम सिर्फ एक कहानी की तरह इस पूरे लेक्चर को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जो सीए इंटर में पढ़ा था, सी कॉस्ट मैनेजमेंट, उससे कितना डिफरेंट है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। एक सीधा सीधा वर्ड, एक स्ट्रेटजिक वर्ड तो लग गया। नाउ कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिकली हमको कॉस्ट को मैनेज करना है, हम उसमें पूरा ये देखेंगे। और देन हम जो हमने स्ट्रेटेजिकली जो हमने कॉस्ट को मैनेज करा है उसको हम कैसे करके एवेल्युएट करेंगे, वो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन में आ गया। सो टुडे वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इन दिस वर्ल्ड एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज टोयोटा। टोयोटा एक ऐसा एग्जाम्पल है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को परफेक्टली डिराइव करने के लिए, जिससे कि हम एक एक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में इस तरीके से बिठा सकते हैं टोयोटा का एग्जांपल देख के कि हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। तो देखो, टोयोटा जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो टोयोटा के पास भी चेंजेस के काफ़ी सारे स्कोप थे। टोयोटा ने भी अपने आप को डे बाई डे इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें करी। कोई भी कंपनी होती है, एक्सेप्ट टोयोटा भी क्यों ना हो, कोई भी कंपनी होती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कम से कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अचीव कर ले। यानी कि सीधा सीधा ये है कि आप माल को सस्ते में ख़रीदते हो, कितना सस्ते में ख़रीद सकते हो, कितने रिसोर्सेज को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, किस तरीके का आपका आउटपुट आ रहा है, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्या मार्केट में आपका प्रोडक्ट जा रहा है। तो ये सब हमारा ट्रेडिशनली चलता था। अब ट्रेडिशनली कैसे चलता था, अब एक बार हम क्विक लुक कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनली जो हमारा चलता था, हमारा टॉप मैनेजमेंट। हमारे पास टॉप मैनेजमेंट होता है कंपनी में। टॉप मैनेजमेंट के अंडर आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल 1 ले लेते हैं, मिडिल लेवल 2 ले लेते हैं, मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल 3, मिडिल 4। जस्ट लाइक टॉप मैनेजमेंट में तो आ गए आपके सारे बोले तो CEO, CFO एट्सेट्रा। मिडिल में आ गए आपके प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, और आपका कोई अदर मैनेजर, किसी भी लेवल का कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इनको टास्क मिला हुआ होता था टॉप मैनेजमेंट से कि आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो, रिसोर्सेज को यहाँ से लेके आओ जो सबसे सस्ता पड़े, सबसे ईज़िली अवेलेबल हो जाए, और हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी हैम्पर ना हो, हमारा प्रोडक्ट हैम्पर ना हो। और टॉप मैनेजमेंट क्या करता था, टॉप मैनेजमेंट मेजरली बनाता था सबसे पहले, टॉप मैनेजमेंट का काम होता था, टॉप मैनेजमेंट बनाता था आपका बजट। टॉप मैनेजमेंट ने बता दिया बजट कि भाई प्रीवियस ईयर हमारी सेल्स थी 5 करोड़, नाउ करेंट ईयर हमारी सेल्स होनी चाहिए
10 करोड़, तो उनको इंक्रीमेंट चाहिए टॉप मैनेजमेंट को 5 करोड़ का। नाउ ये जो बजट इम्प्लाई होता था, ये बजट आता था आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास। मिडिल लेवल पे आपका ये बजट आता था। अब जब आपका मिडिल लेवल पे ये बजट आता था तो उनके पास ऑप्शन यही होता था कि आइदर वो कॉस्ट को या तो कम करें या फिर अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं कि आपको अगर 5 करोड़ का टारगेट अचीव करना है तो 5 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए दो ही ऑप्शन है कि या तो आप कॉस्ट को कम करेंगे या फिर आप सेल्स को इंक्रीज करेंगे। तो बाई हुक एंड क्रोक वो लोग क्या करते थे, वो लोग यूज़ करते थे चीपर मटेरियल, जिससे क्या होता था, क्वालिटी हैम्पर होती थी। देन मार्केट हैम्पर होता था। दूसरी चीज़ वो क्या करते थे, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए बाई हुक एंड क्रोक वो प्राइस को रिड्यूस करते थे, अननेसेसरी प्राइस रिडक्शन, जिससे कि हमारा क्या होता था, लॉसेस होते थे फ्यूचर में, लॉसेस इन फ्यूचर। साथ ही साथ वो लोग क्या करते थे, एज ईच एंड एवरी कॉस्ट को कंसीडर करते थे, ईच एंड एवरी कॉस्ट कंसीडर बाई मैनेजर। तो बहुत सारे ऐसे ग्लिचेस थे जिसके चलते ना तो हमारा बजट सही से बन पाता था, ना ही हमको रिसोर्सेज सही टाइम पे मिल पाते थे, ना हमको सही रिसोर्सेज मिल पाते थे, हमारी मार्केट की डिमांड क्या है हमको ये नहीं पता चल पाती थी। हमारे पास बस एक टारगेट था कि हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है, यानी कि सिर्फ हमको क्या करना होता था कि हमको हमारा स्टार्ट यहाँ से हुआ है और हमको यहाँ पे आके चेक करना है। तो लेट सपोज अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपनी प्रोसेस को यहाँ पे चेक करते थे, यहाँ पे चेक करते थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होता था। बस हम लास्ट में ये हमने बजट बना दिया, हमारा 10 करोड़ की सेल होनी चाहिए। हमारी एक्चुअल में सेल हो गई, लेट सपोज कुछ भी हो गई, अगर मान के चलो 10 करोड़ ही हो गई या फिर 11 करोड़ हो गई या फिर 9 करोड़ हो गई, तो हम क्या करते थे, आपका दूसरा एक सबसे फेवरेट टॉपिक हुआ करता है इसी इंटर में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम स्टैंडर्ड के थ्रू हम ये फाइंड करते थे कि हमारा एक्चुअल में वेरिएंस क्या है, एक्चुअल वेरिएंस इन कंपैरिजन टू बजटेड वेरिएंस। टॉप मैनेजमेंट ने बजट बना दिया, मिडिल वालों ने एम्प्लाई करने की कोशिश करी, वर्कर कहाँ है, वर्कर की एबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वर्कर कॉम्पिटेंट हैं काम करने लायक या नहीं है। आप ट्रेडिशनली सब कुछ अनसिस्टमेटिकली होता था, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस होता था और उस फोकस का नाम होता था कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन ही सिर्फ एक अल्टीमेट एम होता था पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। ना उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, उनको मतलब नहीं होता था कि क्वालिटी क्या है, उनको मतलब नहीं मार्केट क्या है, उनको मतलब नहीं रिसोर्स का यूटिलाइजेशन क्या है, उनको मतलब नहीं कि क्या उनके पास किस चीज़ की कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट बोले तो कितना लिमिटेड क्या चीज़ है उनके पास, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। लिमिटेड रिसोर्सेस। टेक्निकली वो लोग टेक्निकली अर्लियर मैनेजमेंट जो था वो वीक था, उनके पास ऑप्शन नहीं थे। देन फिर एक दिन आया, टोयोटा ने ये सब चीज़ देखा कि टॉप मैनेजमेंट बजट बना रहा है, बजट बना के उन्होंने मिडिल मैनेजर को दे दिया। मिडिल मैनेजर अपने अकॉर्डिंग सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया टोयोटा वालों ने कि आपको 10 करोड़ की सेल अचीव करनी है। मिडिल मैनेजर के पास सब कुछ अथॉरिटी है कि वो कहाँ से परचेज डालेगा, कहाँ से परचेज करेगा, किस क्वांटिटी में परचेज करेगा, कब परचेज करेगा, क्या डिस्काउंट लेना है, कब लेना है, किस क्वालिटी का मटेरियल परचेज करेगा। सेल वाला मैनेजर अपनी मस्ती में है, सेल वाला मैनेजर बोल रहा है कि मैं इस मार्केट में इतना सेल कर दूंगा, इस प्राइस पे इतनी सेल कर दूंगा, इसको ये डिस्काउंट दूंगा तो ये सेल कर दूंगा। और
प्रोडक्शन वाला अपने अपने उसमें है कि मैं अपना रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करूँगा, मैं क्या कहते हैं आपका, मैं रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करूँगा, और जो भी लेबर वगैरह है या फिर जो भी मटेरियल है उसमें इतना वेस्ट नहीं निकलेगा अननेसेसरी। मतलब कोई सिस्टम नहीं था, बस अल्टीमेट सबका एक ही ऑब्जेक्ट था कि भाई कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है। और इस सब चीज़ों को वो लास्ट में आके जब एनालाइज करते थे तो उनके पास एनालाइज करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, दैट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मीन्स एक्चुअल एक्चुअल रिजल्ट in comparison to budgeted और standard result। अब नाउ बिफोर एंटरिंग टू द चैप्टर हमने एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में कुछ तो दिक्कतें थी, कुछ तो ऐसी बातें थी जिसके वजह से स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आया। और स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आया तो अपने साथ साथ उसको मेज़र करने के लिए टूल्स भी लेके आया, उसको मेज़र करने के लिए टूल्स भी लेके आया है, जिसको हम मॉड्यूल 2 में देखेंगे परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कैसे है, एक बार हम थोड़ा सा उसका क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे कि हमको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस किस उसमें जाने वाला है, क्या हमको पढ़ने को मिलेगा, क्या ट्रेडिशनल और कॉस्ट स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे है, वो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो पूरा हमारे जो पेपर है, हमारा पेपर है पेपर नंबर 5, जिसको हम प्यार से बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये जो पार्ट है ना, ये अलग पार्ट है, ये पार्ट अलग है, और ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट अलग पार्ट है, बोथ आर डिफरेंट पार्ट। इस पार्ट में इस पार्ट को आपको बोला जाता है मॉड्यूल 1, और ये आता है आपके मॉड्यूल 2 में। ये पार्ट, इस पार्ट को पढ़ना, डायरेक्टली इस पार्ट को पढ़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इस पार्ट को हम इसके ख़त्म होने के बाद ही पढ़ेंगे। तो यानी कि फर्स्ट ये पढ़ेंगे और सेकंड हम पढ़ेंगे ये, क्योंकि जब तक हम स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को जानेंगे नहीं तब तक हम उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारी क्राइटेरिया यही है कि हमको चैप्टर मॉड्यूल 1 पढ़ना है। मॉड्यूल 1 में हमारे टोटल हैं हमारे 6 चैप्टर्स, और मॉड्यूल 2 में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स, पूरे 11 चैप्टरों का खेल है, पूरे 11 चैप्टरों का खेल है। अब इस खेल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, इसमें 5 चैप्टर हैं, और इन 6 चैप्टरों में सिर्फ टेक्निक्स बताई गई हैं कि आप कॉस्ट को कैसे स्ट्रेटजिकली मैनेज करोगे। हर एक चैप्टर में अलग अलग टेक्निक बताई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। हालांकि इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी कुछ टेक्निक्स दी गई हैं जो आप CA इंटर के पेपर नंबर 7 में EIS-SM में आप पढ़ते हैं, या आपने पढ़ा होगा EIS-SM में, कि पोर्टर की स्ट्रेटजीज़, वो पोर्टर की स्ट्रेटजीज़ और थोड़ा बहुत वैल्यू वैल्यू क्या चीज़, वैल्यू चेन क्या होती है, वो सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 में आपको दिया गया है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भाई जो आज की डेट में जो मॉडर्न जो बिज़नेस है वो क्या क्या अपने पास करती है ऐसा जिससे कि उसकी कॉस्ट स्ट्रेटजिकली मैनेज हो, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 3 है आपका लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ये सब जो है ना, ये सारी एक एक चैप्टर ना कॉस्ट स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट ऐसा करके कलेक्ट करे हुए हैं ना कि आपस में इंटर रिलेटेड है। आप चैप्टर नंबर 1 को छोड़ के 2 पे डायरेक्ट स्किप नहीं कर सकते, 2 को छोड़ के डायरेक्ट 3 पे नहीं आ सकते, आपको लाइन वाइज ही चलना पड़ेगा। तो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, लीन मतलब होता है बहुत बारीक,
लीन मतलब होता है बारीक, यानी कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो बारीक बारीक चीज़ों पे भी ध्यान देती हैं, बहुत बारीक बारीक चीज़ों पे। अभी वो क्या क्या चैप्टर्स में आएंगे वो हम देखेंगे। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट आपको सिर्फ इतना बताता है कि आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस कर क्या रही हैं, पहले जो कर रहे थे और आज जो कर रही हैं वो क्या कर रही हैं आज, जो पहले नहीं कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 1 यही बताता है कि आपका पहले ये होता था, अब ये होता है। हमारा स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आने से ये चीज़ चेंजेस आई है, ये पोर्टर की स्ट्रेटजी है, क्या वैल्यू चेन होता है ये। देन हम जब चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 4 हमारा है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। भाई हमने सब चीज़ें फाइंड कर ली कि भाई हम क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, कौन इन्वॉल्व होगा कौन नहीं होगा, कस्टमर एंड पे क्या लगेगी, सप्लायर एंड पे क्या लगेगी, रॉ मटेरियल की क्या लगेगी, लेबर के लिए क्या लगेगी। हमने ये सारी स्ट्रेटजी अपनी 4 चैप्टर में देख ली। ये 4 चैप्टर आपके बताते हैं आपके, वो सॉरी 4 नहीं, ये शुरू के 3 चैप्टर आपके बताते हैं स्ट्रेटजी के। तो 3 चैप्टर हमको बताते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी बिजनेस को करने की आज के टाइम में। हम ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजी अपनी लगाएं कि हमारी कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली मैनेज हो, प्लस कम हो, प्लस ख़त्म हो, कम हो स्ट्रेटेजिकली प्लस ख़त्म हो। और चैप्टर नंबर 4 जो हमको बताता है ना, चैप्टर नंबर 4 हमको बताता है आपका कि वो ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको आप इन स्ट्रेटजीज़ पे फॉलो करोगे, आप इन स्ट्रेटजीज़ पे लगाओगे तो आपकी कॉस्ट मैनेज हो जाएगी, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारी टेक्निक का चैप्टर है, ये हमारी टेक्निक्स का चैप्टर है। देन हमारे पास दूसरा चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो हमारा आता है वो आता है हमारा डिसीज़न मेकिंग का। आपने कॉस्ट की स्ट्रेटजी लगाई, आपने कॉस्ट की टेक्निक्स लगाई, अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसको ख़त्म करना है नहीं करना है, आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, बेचना है नहीं बेचना है, बनाना है नहीं बनाना है। तो हम डिसीजन मेकिंग में ये सब देखेंगे। और डिसीजन मेकिंग आज आपका शॉर्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर का मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग ये पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप सीधा सीधा वो देखते थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका कंट्रीब्यूशन में से आप अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते थे तो आपका निकलता था प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्ट का पूरा एक स्ट्रक्चर होता था। तो ये बेस इसी पे ही है, लेकिन पर ये एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है। पूरा बेस मार्जिनल कॉस्ट डिसीजन मेकिंग क्या है अब इस पर देखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। नाउ फिर आपका चैप्टर नंबर 6 आता है, प्राइसिंग डिसीजन, कि भाई मार्केट से आप क्या प्राइस चार्ज करने वाले हैं, आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे है तो किस बेसिस पे आप कितना प्राइस चार्ज करेंगे, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, क्या नीड है। तो ये हमारा प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर में आएगा। नाउ देन आपका अब चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, जो कि है आपका मॉड्यूल 2 में। यानी कि आपने यहाँ पे पूरी पूरी स्ट्रेटजी लगाई, टेक्निक लगाई, आपने कॉस्ट को कम करा, कॉस्ट को ख़त्म करा, मार्केट का प्राइस जाना, मार्केट में प्राइस करा। देन चैप्टर नंबर 7 आता है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। अरे भाई जो आपने इन सब में इतना सब कुछ करा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी स्ट्रेटजीज लगाई हैं, इतने सारे टेक्निक्स लगाई हैं, इतना सब कुछ करा है, आप उसको इवेल्युएट तो करोगे। अब उसको इवेल्युएट करने के लिए चैप्टर नंबर 7 में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अप्रोच दे रखे हैं जो फाइनेंशियल भी हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हैं। चैप्टर नंबर 8 में आपका दे रखा है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग इज शॉर्ट ऑफ कि आप
सेलर हो, सामने वाला कस्टमर है, आप माल बेच रहे हो, सामने वाला खरीद रहा है। लेकिन डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग में होता है कि आपका इंटर डिपार्टमेंट, आपकी ही कोई दूसरी यूनिट या फिर आपकी कोई दूसरी कंपनी आपसे ही परचेज़ कर रही है, आप उसको सेल कर रहे हो, तो आप किस प्राइस पे उसको सेल करोगे, क्या चार्ज करोगे, किस बेसिस पे चार्ज करोगे, इसमें मेथड्स दे रखे हैं। और ये सीए फाइनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर अटेम्प्ट में इसमें से कम 20 मार्क्स का वेटेज आता है। सेम इसमें से मिनिमम यानी कि 40 मार्क्स अगर हम इसमें मान के चलें तो 30 to 35 का इसमें से हर अटेम्प्ट में मिलता है। देन चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। आपने पूरे साल भर में इनकम कमाई, आप उसका एनालिसिस करोगे। हाँ, आप उसको बढ़ाओगे नहीं, कम नहीं करोगे, कोई टेक्निक लगाओगे, कोई स्ट्रेटजी नहीं लगाओगे, आप सिर्फ उसका एनालिसिस करोगे। किसका? ऑपरेटिंग इनकम का। ऑपरेटिंग इनकम आपकी कौन सी होती है? जो आपके ट्रेडिंग P&L में जो सब कुछ चलता है ना, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू जो इनकम आती है वो ऑपरेटिंग इनकम। इसमें भी 2-3 मेथड हैं, वो उस मेथड को देखेंगे जब इस चैप्टर पे आएंगे। देन आपका चैप्टर नंबर 10 आता है, बजटरी कंट्रोल। सी इंटर में मैक्सिमम आपने बजट बनाया होगा, बजट को एनालाइज करा होगा मैक्स टू मैक्स। यहाँ पे आपको बजट को कंट्रोल करना है, बजटरी कंट्रोल। आपको ऐसा क्या क्या लगाना है, क्या आप जो एक्चुअल में बजट बनाए उसमें क्या ग्लिचेस हैं। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। और जो आपका सबसे लास्ट में चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 11, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है जो सीए इंटर में है, बस फ़र्क क्या है इसमें, आप वहाँ पे करते थे एक्चुअल में से वेरिएंस, एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को कंपैरिजन, इन दोनों का होता था आपका कंपैरिजन। जो आपके वेरिएंस आते थे वो आइदर आपके फेवरेबल वेरिएंस होते थे या फिर एडवर्स वेरिएंस होते थे। इसमें क्या हुआ है, इसमें बीच में एक और चीज़ आ गई है। वो क्या चीज़ आ गई है? वो आई है प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। और इसी के बेसिस पे पूरा सीए फाइनल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेस करता है। तो अब हमने पूरे चैप्टर का, हमने पूरे सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया। हमने ये भी जान लिया कि हम क्यों स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लेके आ रहे हैं, हमारा क्या कंसर्न है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लाने का, क्या नीड है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की टुडेज़ एनवायरनमेंट में, और हम क्या क्या टेक्निक्स लगाएंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे जिससे कि हमारी कॉस्ट भी मैनेज हो, कॉस्ट भी रिड्यूस हो और कॉस्ट भी स्ट्रेटेजिकली मेंटेन हो जाए। तो आज के में सिर्फ आपको ये सिर्फ सुनना था, एक चैप्टर का ओवरव्यू लेना था और एनालाइज करना था कि क्या डिफरेंट है सीए इंटर की कॉस्टिंग और सीए फाइनल की कॉस्टिंग में। वहाँ सिर्फ आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते थे, प्रैक्टिकली चीज़ों को कैलकुलेट करते थे और वहाँ पे करना इजी होता था। यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिकली आप लोगों के लिए हैं। आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा, अच्छे से भी समझ में आएगा। और यहाँ पे भी सही है, फाइनल का सिलेबस में भी कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रेटजीज़ के बेसिस पे है। सारी स्ट्रेटजीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, आपके इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब हमारा पैटर्न क्या रहेगा? हमारा पैटर्न ये रहेगा, टोटल आपके हैं 11 चैप्टर्स। 11 चैप्टर्स में क्या होगा, ईच चैप्टर की आपकी 3 क्लासेस आएंगी और
प्लस ऑन एवरेज 3 क्लासेस आपके इसके क्वेश्चंस की आएगी। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि 2 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे और उनकी क्वेश्चंस वाली क्लासेस एक क्लास में ख़त्म हो जाएगी। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिसकी क्लासेस 3 से 4 क्लासेस में लगेंगे, उनके क्वेश्चंस भी 3 4 क्लासेस में जाएंगे। तो ऑन एवरेज अगर हम मान के चलें मोर और लेस 50 to 55 क्लासेस में आपकी पूरी कॉस्टिंग ख़त्म हो जाएगी और हर क्लास 2 घंटे की रहेगी, 2 आवर्स की। पहले हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, बीच बीच में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसको तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, और कॉन्सेप्ट पे भी चलेंगे। देन उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस वाली क्लासेस पे, और लास्ट में पूरा एक क्विक रिवीजन वीडियो बनेगा जिसमें से सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। हमारे पास जो मटेरियल होगा हमारे पास ICAI का स्टडी मेट, क्वेश्चंस जो होंगे हमारे पास ICAI के स्ट्रेटजिक SM के क्वेश्चन, MTP के क्वेश्चंस, RTP के क्वेश्चंस, केस स्टडी डाइजेस्ट, देन आपका एडिशनल रिसोर्सेज में से कुछ भी, मतलब ICAI का जो है वही सब कुछ रहेगा, सिर्फ ICAI का रहेगा, कहीं का भी और नहीं रहेगा एडिशनल रिसोर्सेज। सो आज के लिए इतना ही है, और ये पूरी क्लास का ओवरव्यू है। आपको बस एनालाइज करना है कि आपको स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में मज़ा आने वाला है नहीं आने वाला है। एक पूरी नई दुनिया है जो कि CA इंटर की कॉस्टिंग से डिफरेंट है, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि CA इंटर की कॉस्टिंग और CA फाइनल की कॉस्टिंग दोनों डिफरेंट है। आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि अगर आप CA इंटर की कॉस्टिंग में अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप अच्छे भी नहीं थे तब भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।